स्टूडेंट अल्फा मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपका जो पेपर बीएससी थर्ड ईयर में चलता है, लास्ट बीएससी थर्ड ईयर समीकरण विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो आपका सेकंड पेपर है। फर्स्ट पेपर तो आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है, उसके 8-9 लेक्चर डाल रखे हैं, उम्मीद आप सभी ने देखे होंगे। अब देखो समीकरण विश्लेषण कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो आपकी यूनिट फर्स्ट है वो आपकी है विश्लेषिक फलन, एनालिटिक फंक्शन। तो जितने भी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं एक साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट एक साथ में यहाँ पे क्लासेज ले सकते हैं। एनालिटिक फंक्शन की अपन बात करने वाले हैं। इससे पहले आपका जो भी बेसिक है समीकरण विश्लेषण में, उसका डिस्कशन आज अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं समीकरण चर की। समीकरण चर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो देखो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्या होता है उसकी अपन बात करते हैं। आप सभी लोग जानते हो, 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग कि z इक्वल टू x प्लस आयटा वाई एक क्या होता है, समीकरण चर होता है। ठीक है, यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब x क्या है, वास्तविक भाग किसका, z का। तो जो x है वो वास्तविक भाग है किसका, z का। और जो आपका y है, केवल y, जो ये केवल y है वो आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, मतलब काल्पनिक भाग ऑफ z। ठीक है, काल्पनिक संख्या क्या होती है, वे संख्या है जिनका वर्ग करने पे अपने को क्या मिले, एक ऋणात्मक संख्या मिले। जैसे ऐसे मान के चलो √(-4) है, अगर इसका अपन स्क्वायर करते हैं तो √(-4) का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो वापस क्या मिल गया अपने को, -4। मतलब ऐसी संख्या है जिनका वर्ग करने पे अपने को वापस क्या मिले, ऋणात्मक संख्या मिले, तो वो संख्या आपकी क्या होती है, काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, तो समीकरण चर क्या होता है, z इक्वल टू x प्लस आयटा वाई की फॉर्म में होते हैं। फिर देखो अपन बात करते हैं इसका कॉन्जुगेट या संयुग्मी चर। तो देखो संयुग्मी चर क्या होता है, कॉन्जेक्ट वेरिएबल, कॉन्जेक्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो जो कॉन्जेक्ट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल होता है वो z बार इक्वल टू क्या होता है, अगर z इक्वल टू x प्लस आयटा वाई है तो z बार इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, x माइनस आयटा वाई। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। इन दोनों को लेकर अपन 2-4 प्रॉपर्टी है उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं आज। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ऐड करते हैं तो अपने को क्या मिलता है। अगर इन दोनों को माइनस करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, इन दोनों को अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है। 3-4 बेसिक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों ने सभी ने पढ़ी होगी, उनका अपन यूज़ करने वाले आज। तो देखो अगर मैं z प्लस z बार करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर अपन ऐड करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस आयटा वाई प्लस x माइनस आयटा वाई, ये दोनों कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2x। तो जो z प्लस z बार है वो क्या होगा, 2x होगा। और x अभी आपको बताया क्या होता है, रियल पार्ट ऑफ z, मतलब वास्तविक भाग होता है किसका, z का। तो यहाँ से z प्लस z बार इक्वल टू आपका आ गया 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो कभी भी अगर आपको रियल पार्ट ऑफ z की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, रियल पार्ट ऑफ z, तो वो हमेशा होगा z प्लस z बार बाई 2। ठीक है, इसी टाइप से देखो स्टूडेंट अपन एक बार इन दोनों को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो अगर z माइनस z बार करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, x प्लस आयटा वाई माइनस x माइनस आयटा वाई। तो यहाँ से देखो ये बन गया x प्लस आयटा वाई, ये आपका माइनस x, ये आपका हो गया प्लस का आयटा वाई। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट, तो आपके पास आ गया 2 आयटा वाई। ठीक है, तक अब देखो जो आपका y है, केवल y आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं z माइनस z बार इक्वल टू 2 आयटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो हमेशा जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z की वैल्यू आएगी वो आएगी z माइनस z बार अपॉन 2 आयटा। तो ये तो आपका रियल पार्ट ऑफ z होता है। अगर z प्लस z बार अपॉन 2 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, रियल पार्ट ऑफ z। अगर z माइनस z बार अपॉन 2 आयटा करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अब 1-2 प्रॉपर्टी अपन डायरेक्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से सबसे पहले तो अपन बात करते हैं मोड ऑफ z, इसका मापांक क्या होता है। ठीक है, तो जो भी समीकरण संख्याएं होती है उनका जो भी मापांक होगा वो हमेशा होगा √(x² + y²।
दूसरी चीज अगर इसका स्क्वायर करते अपन तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसी के इक्वल अपन लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार, या ऐसे मान के चलो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आपका जेड जेड बार। ये रिजल्ट कैसे आया उसकी अपन बात करते हैं। तो देखो मोड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ये किसके बराबर है, जेड इंटू जेड बार। अब देखो यहाँ पे जेड आपका ये रहा एक्स प्लस आइटा वाई, जेड बार आपका रहा एक्स माइनस आइटा वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो फ्रॉम RHS की बात कर रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जेड इंटू जेड बार। तो यहाँ से हो जाएगा आपका ये मल्टीप्लाई है एक्स प्लस आइटा वाई और एक्स माइनस आइटा वाई। तो देखो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया एक्स स्क्वायर माइनस आइटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। और जो आपका आइटा स्क्वायर होता है वो क्या होता है -1 और एक माइनस पहले से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जेड इंटू जेड बार और ये वैल्यू देखो किसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया जेड इंटू जेड बार इक्वल टू मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो ये तो आपका बेसिक है, ठीक है। अब अपन आगे पढ़ने वाले हैं कि जो भी सम्मिश्र चर है उसके बाद में अपन बात करेंगे कि सम्मिश्र फलन क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट स्लाइड में अपन उनकी बात हाँ तो स्टूडेंट अब अपन बात करने वाले हैं सम्मिश्र फलन की। सम्मिश्र फलन की बात करने वाले हैं अपन कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा बोर्ड गीला है यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। आवाज़ आ रही होगी आपके पास, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, ठीक है। तो देखो सम्मिश्र फलन की अपन बात करने वाले हैं। तो देखो सम्मिश्र फलन क्या होता है उसकी अगर बात करें तो देखो यहाँ से यदि z के प्रत्येक मान के लिए ठीक है, साथ में इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख लेना फॉर ईच वैल्यू ऑफ एफ जेड, या सॉरी जेड मान लो, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड, ठीक है। यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए जो आपका एफ जेड है, जेड के लिए एफ जेड एक या एक से अधिक मान दे, ठीक है। देखो यदि जेड के प्रत्येक मान के लिए जो एफ जेड है वो या एक से अधिक के क्या दे, मान दे, तो आपका वो क्या कहलाएगा, सम्मिश्र फलन कहलाएगा। जो एफ जेड है वो आपका क्या कहलाएगा, सम्मिश्र फलन कहलाएगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड एफ जेड गिव्स 1 और मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है। तो इसका मतलब इंप्लाइज एफ जेड आपका क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो जो आपका एफ जेड है वो आपका क्या कहलाएगा, सम्मिश्र फलन कहलाएगा, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं फॉर एग्जांपल एफ जेड इक्वल टू अपन ने मान लिया 2z। अब देखो यहाँ पे जेड की वैल्यू रखो, जैसे अपन ने मान लिया लेट जेड इक्वल टू 1, तो जो आपको एफ जेड मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 2 × 1 मतलब 2। जैसे यहाँ से जेड इक्वल टू आप मान लो 2, तो जो आपको एफ जेड मिलेगा उसकी वैल्यू मिलेगी 2 × 2 मतलब क्या मिलेगा आपको 4। तो मतलब जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड यहाँ पे क्या दे रहा है, केवल एक ही मान दे रहा है। इसी टाइप से अगर दूसरा एग्जाम्पल अपन डिस्कशन करें एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर हाफ, तो अगर जेड की पावर हाफ की बात करते हैं तो जेड इक्वल टू अगर अपन 1 लिखते हैं तो यहाँ से जो आपका एफ जेड है वो आपका क्या जाएगा, देखो यहाँ से 1 की पावर हाफ, और इसको अपन लिख सकते हैं 1 और -1। तो एफ जेड की अपने को एक से ज़्यादा वैल्यू मिल गई। या एक और एग्जांपल इसी टाइप से बात करें अपन एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/3, तो यहाँ से जेड इक्वल टू 1 पुट करके देखो तो f1 जो मिलेगा या जो एफ जेड आएगा उसकी वैल्यू आएगी 1 की पावर 1/3। तो इसकी वैल्यू होती है 1 आइटा और माइनस आइटा। तो ये आप सब लोग जानते हो, ठीक है। अब देखो जो एफ जेड होते हैं, जो आपका एफ जेड होता है उसको अपन लिखते हैं u(xy) प्लस आइटा v(xy) की फॉर्म में, ठीक है। जो एफ जेड है वो फंक्शन होता है किसका, u और v का। लेकिन जो केवल अपन ने जेड की बात की थी, जेड फंक्शन किसका होता है, x और y का।
तो z तो अलग चीज़ है, z इक्वल टू क्या होता है x प्लस आइटा y होता है, जहाँ पे x तो क्या होता है रियल पार्ट ऑफ z और y आपका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। फिर देखो एफ जेड के अंदर अगर बात करें तो यू एक्स वाई क्या होता है रियल पार्ट ऑफ एफ जेड, और वहीं पे वी एक्स वाई आपका क्या होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड। ठीक है, यहाँ तक। जैसे कोई एग्जाम्पल करते हैं अपन, जैसे एग्जाम्पल ले लिया अपन ने एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड। ठीक है, अब यहाँ से अपन यू एक्स वाई और वी एक्स वाई की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। तो देखो एफ जेड इक्वल टू दे रखा है ई की पावर जेड, जेड इक्वल टू अपन जानते हैं एक्स प्लस क्या होता है आइटा वाई होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इनको अगर अलग अलग करेंगे तो ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर आइटा वाई, अगर बेस सेम हो तो पावर वापस ऐड हो जाती। अब देखो यहाँ से ई की पावर एक्स तो एज इट इज, इसकी वैल्यू होती है आपकी, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो कोस वाई प्लस आइटा साइन वाई। तो अगर इनको सोल्व करेंगे तो ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा के साथ में क्या आ जाएगा ई की पावर एक्स साइन वाई। तो यहाँ से देखो एफ जेड इक्वल टू हो गया यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, और यहाँ से इसकी वैल्यू होगी ई की पावर एक्स कोस वाई प्लस आइटा ई की पावर एक्स साइन वाई। अब दोनों साइड से कंपेयर कर लो आप लोग, तो जो यू एक्स वाई है उसके इक्वल तो क्या मिल गया ई की पावर एक्स कोस वाई, और जो आपका वी एक्स वाई है उसके इक्वल क्या मिल गया आपको ई की पावर एक्स साइन वाई। तो इस टाइप से अपन आसानी से निकाल सकते हैं कि जो एफ जेड है उसमें रियल पार्ट ऑफ एफ जेड क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ एफ जेड आपका क्या होगा। ठीक है, फिर अपन इनके बाद में डिस्कशन करने वाले हैं कि एकमानी फलन क्या होते हैं और बहुमानी फलन क्या होते हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर अपन आगे का डिस्कशन करेंगे। तो देखो अभी आगे बात करने वाले अपन, देखो एक मानी फलन सिंगल, यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड गीला है, देखो सिंगल वैल्यूड फंक्शन। देखो एक मानी फलन क्या होता है, सिंगल वैल्यूड क्या होता है, उसकी बात करते हैं। आप अगर ऐसे समझ लो कि जो सम्मिश्र फलन होते हैं, जो भी आपके सम्मिश्र फलन होते हैं वो या तो क्या होंगे एक मानी होंगे या फिर आपके क्या होंगे बहुमानी होंगे। तो एक मानी की अगर बात करें तो एक मानी क्या होता है, ऐसे मान के चलो जैसे जो एफ जेड है वो जेड के प्रत्येक मान के लिए केवल और केवल अपने को क्या दे, एक ही मान दे, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, एक मानी फलन कहलाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन में अपन लिख सकते हैं जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड केवल एक मान दे। ठीक है, या एफ जेड से अपने को केवल एक ही मान प्राप्त हो, कैसे लिख लो, एफ जेड से केवल एक मान प्राप्त हो। तो ये भी डेफिनेशन आपके सही है की बात है, कैसे ही समझ लो। ठीक है, ठीक है, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ जेड या ईच वैल्यू ऑफ जेड, देखो फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड, each value of z f z gives only one value। तो आपका जो एफ जेड है वो आपका क्या कहलाएगा, सिंगल वैल्यूड फंक्शन। तो देखो एग्जांपल की अगर बात करें तो एफ जेड इक्वल टू, अभी अपन ने एग्जांपल लिया था 2z 3z 4z 5z, कोई भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद में बात करते हैं बहुमानी फलन, बहुमानी फलन या मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो देखो अगर इनकी बात करें अपन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं, तो ऐसे मान के चलो जो एफ जेड है वो जेड के प्रत्येक मान के लिए एक से अधिक मान दे, तो आपका क्या कहलाएगा, आपका एफ जेड बहुमानी फलन कहलाएगा। तो देखो जेड के प्रत्येक मान के लिए, जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड एक से अधिक मान दे, तो जो आपका एफ जेड है वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जेड एफ जेड गिव्स मोर देन वन वैल्यू, तो आपका एफ जेड क्या कहलाएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अभी अपन ने डिस्कशन किया था
एफ जेड इक्वल टू जैसे मान लो जेड की पावर हाफ, जेड की पावर 1/3 etc। तो ये सारे आपके क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। तो अगर अपन बात करें कि जो सम्मिश्र फलन होते हैं वो किस टाइप से होते हैं, तो जो सम्मिश्र फलन होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शन होंगे आपके, वो केवल दो टाइप से हो सकते हैं। किस टाइप से, देखो पहला जो अपन ने पढ़ा है वो क्या है, एक मानी फलन, एक मानी फलन, और दूसरा जो अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा अपन ने, बहुमानी फलन। तो एक मानी फलन क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, और ये क्या होता है आपका मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा से देख लो, जो एक मानी फलन होते हैं वो तो जेड के प्रत्येक मान के लिए, ठीक है, एफ जेड क्या देगा, केवल और केवल एक ही मान देगा, जैसे 2z 3z इस टाइप से nz हो जाएगा। ठीक है, और जो बहुमानी फलन होंगे वो जेड के प्रत्येक मान के लिए एफ जेड जो होगा वो आपका एक या एक से अधिक मान देगा। ठीक है, एक से अधिक मान ही देगा, क्योंकि एक मान देगा तो वो क्या हो जाएगा, एक मानी हो जाएगा, और एक से अधिक देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, बहुमानी। फॉर एग्जाम्पल आपके ये होगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका जो पहला वीडियो है या पहला लेक्चर यहाँ तक सफिशिएंट है, मैं ये मानता हूँ। थोड़ा सा बेस क्लियर कीजिए, फिर अपन आगे पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें अवकलनीयता क्या होती है, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद में जो भी क्वेश्चन है इसके छोटे मोटे, वो क्वेश्चन अपन कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद में जो एनालिटिक फंक्शन है उसकी डेफिनेशन क्या होती है, कोशी-रीमान समीकरण क्या होता है, प्रश्नवादी संयुग्मी कैसे निकालते हैं अपन, मिलन-टॉम संरचना विधि से अपन एफ जेड का निर्माण कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपन धीरे धीरे सीखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी अपने साथ जुड़ सके। थैंक यू वेरी मच।